ओबामा ने क्या करा कि 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया। क्यों हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट हो गया? 21वीं सदी की हिंदुस्तान और अमेरिका की जो ये पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, ये 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। का फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस को थप्पड़ मार रहा है और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो $3 बिलियन एक दोपहर में ले आते हैं, राइट? क्योंकि आपका फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने से $1 बिलियन नहीं ले सकता। चॉइस है कि वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाए। अब बात ओपनली की जा रही है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होगा, नए मेंबरान को शामिल किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि भारत का नाम सरे फहरिस्त नहीं आएगा? बिल्कुल। 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। जैसा कि दोस्तों आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है अमेरिका की और भारत की दोस्ती के बारे में और कह रहा है कि 21वीं सदी की ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती है और जब भी सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होगा उसमें भारत का नाम जरूर होगा। इस बात को लेकर वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। भारत जब भी कुछ करता है पाकिस्तान को ऐसे ही मिर्ची लगती है और भारत को लेकर वो कुछ न कुछ टिप्पणियां करता रहता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के दौरे पर अमेरिका गए थे। अमेरिका में भारत के पीएम का भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की ऐसी दोस्ती में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 4 दिन के दौरे के बाद वो इजिप्ट के कायरो में भी पहुंचे। अब चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। क्यों हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट हो गया है और क्यों इधर के सीनियर लीडर्स, इधर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इधर के इंडो पैसिफिक जेक सल्लिवन, इधर के इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर, पॉलिसी कोऑर्डिनेटर जो हैं, उन्होंने क्यों ये बातें बोली हुई? इधर के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन कर्बी ने क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि ये 21वीं सदी की हिंदुस्तान और अमेरिका की जो ये पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, ये 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है? ये क्यों बार बार कह रहे हैं? रोज ये अमरीकियों को, दुनिया को, चीनियों को, हमको, सबको बताया जा रहा है, राइट? खाली हमें नहीं ताना दे रहे, सबको दे रहे हैं। एंड वी डोंट नीड टू टेक दिस पर्सनली, बट वी काइंड ऑफ डू बिकॉज वी लेट दिस वन गो। क्या किया है आपने कि 1950 की दहाई से लेकर 2010 की दहाई तक, मतलब तकरीबन 60 साल जिस मुल्क का आपने साथ दिया है, उस मुल्क ने 10 साल के अंदर अंदर, 12 सालों के अंदर अंदर एक ऐसे मुल्क को जो एक तो आपका दुश्मन है, 2 जिसने कभी किसी से इत्तेहाद नहीं किया, उसके साथ तकरीबन हर चीज उसे दे दी है। सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त कंपोनेंट है, ठीक है? हर आपकी ये रिलेशनशिप होगी। अप्लाइड मटेरियल्स, और बाय द वे ये तकरीबन $3 बिलियन की, $2.75 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है जो इस साल अब हो रही है, अभी आज दोपहर को अनाउंस हो गई है। मतलब तकरीबन $3 बिलियन आपके जो इसहाक डार साहब हैं, जो आज लोगों को थप्पड़ मार रहे थे, प्रेस को उन्होंने एक मेरे जर्नलिस्ट कॉलीग को थप्पड़ मारा है, मेरा ख्याल है सुनो न्यूज के हैं, तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस को थप्पड़ मार रहा है और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो $3 बिलियन एक दोपहर में ले आते हैं, राइट? क्योंकि आपका फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने से $1 बिलियन नहीं ले सकता आईएमएफ से। ये आप में डिफरेंशियल रहा है। मोदी साहब का जो दौरा था अमेरिका में, उनको बड़ी प्रोटोकॉल दी गई और कितने, जैसे कहते हैं ना कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर डिफेंस और पे टॉक्स हुई, मुआहदे हुए और उसका जिक्र हुआ और प्लान्स बताए गए। लेकिन जो उनका जो अलामिया था, उसका जो कि उसका पॉइंट 32 था, जिसमें अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर उसको रिबफ करे। जरा से ये समझाइए कि मोदी साहब इतने कामयाब कैसे हुए, कि क्या रीजन है कि अमेरिका इस लेवल पे गया? भारत जो कर रहा है करेगा, उसका साइज है, उसका जो भी है, उसकी ट्रेजेक्टरी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी फैसले हैं, गलत हैं, सही हैं, वो उसका पैथ है। हमारा पैथ क्या है? अब उस पैथ में हमें भारत के साथ किस तरीके से एंगेज करना है। ये जो एक सिक्योरिटी डायमेंशन के जो है, टू बी रियली ऑनेस्ट, एक मुल्क जो है, जो आपका पड़ोसी है,
اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن جائے. اب بات اوپنلی کی جا رہی ہے کہ جب بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ریفارم ہوگا, نئے ممبران کو شامل کیا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا نام سر فہرست نہیں آئے گا؟ بالکل بالکل. جاپان جرمنی کے تو ہیں ہی پہلے سے, لیکن بھارت بھی ہوگا نا اس لسٹ کے اندر جاتا ہے. اور یہ چیز اب ہمیں, یہ دس از ناٹ بیونڈ دا پیل, یہ ہم کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہے, ہم ایک حقیقت پہ مبنی. ہم نے ابھی دیکھا کہ جو آؤ بھگت کی گئی جو ہے اپنا مودی صاحب کی, ہاں, تو یہ کوئی خوشامد نہیں. سپر پاورز جو ہوتی ہیں نا, اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو بھی بڑی طاقت تھی اپنے وقت کی, وہ جو چھوٹی طاقتیں تھیں جو ابھرتی تھیں ان کے دور وقت, مطلب ان کے دور میں, تو ان کو وہ جن کے ساتھ ان کے انٹرسٹ الائن کرتے تھے ان کو وہ انگیج کرتے تھے, کیونکہ وہ تو ابھر رہی ہیں. اب آپ یا وہ ابھریں گی, اور اگر آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بھائی وہ کچھ ایسے فیصلے کریں گے کہ جو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک طاقت ابھر رہی ہے, اس سے دوستی کر لی جائے, اس کو اپنے مطلب جسے کہتے ہیں سپر اسٹرکچر کے اندر لایا جائے, بجائے اس کے کل کو آپ کو چیلنج کرے. کل کو آپ کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی جو ٹرکی کے ساتھ امریکہ نے کی ہے گزشتہ 10 سالوں میں, آئی تھنک وہ کورس کریکشن ہو رہا ہے بھارت کے کیس. اپلائیڈ مٹیریلز ایک اور کمپنی ہے, انہوں نے 60,000 انجینئرز ٹرین کر رہے ہیں. 60,000 انجینئرز. کیا کمپنی ہے جناب؟ یہ سافٹ ویئر کے لیے, سافٹ ویئر فرمز کے لیے, کمپیوٹر فرمز کے لیے اکوپمنٹ تیار کرتی ہے. منرلز جو آپ کے پاس بہت ہیں, مگر آپ کیونکہ چینی کیمپ میں آپ چینیوں کو ہر چیز دے دیتے ہیں اور ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ نے ان کو اپنے کیمپ میں کلیئرلی ڈال لیا ہے اور چائنا پہ جو ڈیپینڈنسی ہے اسے ریڈیوس کی ہے. تو جو منرلز, اسپیشلی وہ منرلز جو ریئر ارتھ منرلز جو ہوتے ہیں, اور اسپیشلی وہ جو بیٹریوں میں جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کی فون کی بیٹری ہو, چاہے وہ گاڑیوں کی بیٹری ہو, ای ویز کی بیٹری ہو, یہ سب ان کی گرین اکانومی کے انڈر ہے. منرلز میں بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. 5G اور 6G ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ اناؤنس کی گئی ہے. رپ اینڈ ریپلیس پروگرام, جس میں یہ جو کچھ ٹیکنالوجیز ہیں دنیا کی, جیسے چائنیز ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو دور کر دیں گے اور اسے ریکریٹ کر لیں گے, ری بلڈ کر لیں گے. تو کلیئرلی جو بالکل ہائی ٹیک سامان ہے اور جو جدید ترین آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہے, وہ اب انڈیا میں بنے گی. انڈیا اور امریکہ ساتھ بنائیں گے. جو جنرل الیکٹرک, جو بہت بڑا, شاید سب سے بڑا دنیا کا ڈیفنس مینوفیکچرر ہے, جہاز بناتا ہے, جہاز کے انجن اسپیشلی بناتا ہے, وہ اب ہندوستان میں F414 کے انجن بنائے گا. F414 ایک انجن کی ساخت ہے. یہ کس جہاز میں لگتا ہے؟ یہ بہت سارے جہازوں میں لگتا ہے, مگر جو سب سے امپورٹنٹ جہاز ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر انقریب آپ نے حال ہی میں اگر دیکھا ہے, ٹاپ گن میں جو جہاز ہے, جو ٹام کروز صاحب جو جہاز اڑاتے ہیں, ایسے تو خیر نہیں اڑاتے, ایسے اڑاتے ہیں, جو ٹاپ گن میں جو سپر ہارنٹ ہے, جو ہارنٹ اڑاتے ہیں, F-18 ہارنٹ جسے کہتے ہیں, اور گراولر بھی, F-18 گراولر, جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایئر فورس ہے, امریکہ کی جو نیوی ہے, ان میں سے جدید ترین جہازوں میں سے ہے, ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ فائٹر ایئر کرافٹ ان دی ورلڈ. اس کا جو انجن ہے اب وہ بنے گا ہندوستان میں, اور ہندوستان اپنے جہاز میں ڈالے گا. یہ بہت بڑی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, TOT کہتے ہیں. امریکہ نے پہلے یہ کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوا. اگر کسی کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی دی ہے تو وہ ٹریٹی ایلائی ہے, ان کا ٹریٹی اتحادی ہے. ہندوستانی امریکہ کے ٹریٹی اتحادی نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہندوستان کو کیوں دی گئی ہے؟ ہندوستان اور امریکہ نے آج معاہدہ کیا ہے کہ یہ آرٹیمس ایکارڈز جو ہیں, یہ ایک ان کا خاص اسپیس پروگرام ہے, خلائی پروگرام ہے, اور یہ چاند پہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک, جو زیادہ دور نہیں ہے, 1.5 سال رہ گئے ہیں, 2025 تک ایک ہندوستانی اور ایک امریکی چاند پہ ساتھ جائیں گے. یہ ان کا معاہدہ ہوا ہے آج. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک فریم ورک سیٹ اپ کرنا, ہیومن اسپیس فلائٹ کوآپریشن وغیرہ, یہ سب تو یہ کریں گے, مگر دا آئیڈیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے اس پہ اسٹریٹجک فریم ورک سیٹ اپ کرنا, ہیومن اسپیس فلائٹ کوآپریشن وغیرہ, یہ سب تو یہ کریں گے,
मगर द आइडिया इज कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे भी साथ जाएंगे, क्योंकि आप खाली ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू साजिश है या ये यहूदी साजिश है. यू कांट गेट इनटू कंस्पिरेसी थ्योरीज अबाउट दिस वन. करते हैं, मोदी आते हैं जनाब 2014 में आते हैं, और जैसे ही आते हैं तैयारी हुई भी थी, क्योंकि 2014 में ही ये स्पीच डिलीवर करते हैं इधर ही न्यूयॉर्क में, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में. बहुत बड़ा इधर स्पोर्ट्स एरिना है. मुझे याद पड़ता है कि वो जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन की जो स्पीच थी, उससे पूरे अमेरिका में पहली बार इन्होंने देखा, इधर का मीडिया, मैं उस वक्त अमेरिकी मीडिया में था, NBC न्यूज में था, पूरा अमेरिका जाग उठा कि ये कौन सुपरस्टार आ गया है, ये क्या है. इसमें इस पहली आमद में, इस पहली पार्टी में बहुत बड़ा रोल अदा किया अमेरिकी डायस्पोरा ने. अमेरिकी डायस्पोरा बड़ा इधर ऑर्गेनाइज्ड है, पाकिस्तानी डायस्पोरा डिसऑर्गेनाइज्ड है. ये बहुत इन दोनों में वाज़ेह फर्क है. एनीवेज, जैसे ही मोदी साहब 2014 में इलेक्ट होते हैं, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े एरिना में इनके लिए बहुत बड़ी पार्टी होती है, रॉक स्टार वेलकम होता है, जबरदस्त किस्म की स्पीच करते हैं. और ऑब्वियसली जो ये इम्पैक्ट करवाता है डायस्पोरा, उससे फिर 2 साल बाद ये फिर 2016 में कांग्रेस को पहली बार अटेंड करते हैं, और फिर 3 साल बाद री इलेक्शन के बाद ये जब री इलेक्ट हो जाते हैं तो सदर ट्रंप, जो साबिक सदर ट्रंप हैं, उनके साथ ह्यूस्टन में, टेक्सास में, जो एक और बहुत बड़ा इनका मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा बड़ा शहर है, उधर एक और रैली करते हैं. अच्छा, अब ये सब जो है कि जब भी मोदी इधर आता है, कोई बहुत बड़ा तमाशा लगता है, धूमधाम होती है, बॉलीवुड स्टाइल एक प्रोडक्शन होती है, और उसमें डायस्पोरा होता है. इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है कि इंडियन डायस्पोरा इतना सक्सेसफुल क्यों है. हर 2 महीने बाद हम देखते हैं कि कोई फॉर्च्यून 500 की कंपनी का कोई सीईओ लगता है, वो इंडियन होता है. हर 2-4 महीने बाद हम देखते हैं कि कोई नया, 2-4 महीने नहीं, 2-4 साल बाद हम देखते हैं कि कोई नया कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन वगैरह इंडियन निजात का इलेक्ट हो गया है या हो गई है. हर 2-4 साल बाद हम देखते हैं कि कोई इंडियन सुपरस्टार बॉलीवुड का आके इनके साथ हॉलीवुड में कोई प्रोडक्शन कर रहा है. ये सब डायस्पोरा का कमाल है. पाकिस्तानी डायस्पोरा इज प्रीटी साइजेबल. तकरीबन 4 मिलियन इंडियंस हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी हैं, मगर इंडियंस सबसे ज्यादा, सबसे आप कह सकते हैं वेल्दीएस्ट डायस्पोरा है, सबसे अमीर डायस्पोरा है. फिर मेरा ख्याल है चाइनीज या ताइवानीज आते हैं, फिर शायद कोरियन आते हैं, या और फिर पाकिस्तानी आते हैं. तो पाकिस्तानी पैसे तो ठीक ठाक बनाते हैं इधर जो रहते हैं, मगर इधर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, इधर की मेन स्ट्रीम जो लाइफ है, उसमें कभी हिस्सा नहीं. तो क्यों सेंस अमेरिका के लिए, तो मतलब इसको अलग करना इन दोनों मुल्कों को सेंस बनाता है ना. क्योंकि देखें, अमेरिका जो है का मसला चाइना के साथ इतना अस्करी नहीं है. और अगर अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, हथियार देता है भारत को, तो भारत भी अपना बेहतर तरीके से दिफा कर सकता है चाइना के साथ. जो असल इशू है अमेरिका को, जो चैलेंज है, वो ये है कि चाइना जो है को, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, जो उसकी जियो इकोनॉमिक फायर पावर है, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है चाइना की, वो उसमें उसको कैसे कम किया जाए. क्योंकि इस वक्त अमेरिका सबसे बड़ा कस्टमर है चाइना का, चाइनीज गुड्स का. तो क्या भारत के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, ना सिर्फ अपना दिफाई सेक्टर के अंदर, बल्कि और सेक्टर्स के अंदर भी, बिलखसूस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो क्या भारत जो है वो कुछ हिस्सा जो इस वक्त चाइना के ऊपर, चाइना से कुछ जो है वो मुकाबले की लेवल पे आएगा कि जहां चाइना के ऊपर इन्हिसार कम हो दुनिया का. अब चूंकि भारत आबादी के लिहाज से चाइना से आगे निकल गया है, इकोनॉमिकली भी जो है वो अपना एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, तो अमेरिका ये देख रहा है कि क्या अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए इंडिया में, तो क्या भारत जो है कैन इट बिकम अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें. और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.